ओके, तो पहले तो मुझे बताओ कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड द पेपर नंबर 5, टेस्ट नंबर 5। सभी बच्चों को देना होता है ये। क्वेश्चन नंबर 51 इन द सेक्शन ए इज, क्वेश्चन नंबर 51 इज the number of the electron present in the 49 gram of sulfuric acid is। क्वेश्चन बहुत आसान था क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी। किसी भी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए या एटम्स कैलकुलेट करने के लिए, मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने के लिए, मास कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू गो टू द मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में सबसे पहले कैलकुलेशन होगी नंबर ऑफ द मोल्स की। number of the moles of sulfuric acid, that is the given mass of sulfuric acid divided by the molar mass of sulfuric acid। given mass of sulfuric acid given is 59 grams and the molar mass of sulfuric acid is क्या होते हैं 98 ग्राम पर मोल। एवरीबडी नोज दिस व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो व्हेन यू सॉल्व दिस कम्स आउट टू बी 0.5 मोल। तो 0.5 मोल इतने प्रेजेंट है। बाकी हमें मोल कंसेप्ट से इतना प्रेजेंट पता है। तो पहले तो देख लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सल्फ्यूरिक एसिड पर मॉलिक्यूल कितने हैं। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो फार्मूला क्या है, H2SO4 है ना। H में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 1 होता है इसका, तो 2 में 2 हो गए। सल्फर में हो गए 32 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन में कितने हो गए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द, ओके 32 तो उसका मास हो गया ना 16 हो गए, इलेक्ट्रॉन तो 16 होंगे। 16 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन का 16 होता है मास और 8 होता है एटॉमिक नंबर, 8 और 16 ऐसे लिखते हैं। और सल्फर हो गया 16 और 32, तो हमें एटॉमिक नंबर के बराबर के इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। तो ये हो गया 4 इंटू 8 32। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गए 4 2 6, ठीक है। ये आ गया 4 और 6 10 है ना, तो यानी कि आ गया 3 4 5 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो 50 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन पर मॉलिक्यूल, ये तो पर मॉलिक्यूल में है। अब नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक मोल में होते हैं 50 मल्टीप्लाइड बाय Na आ जाएगा, पर हमारे पास एक मोल नहीं दिया हुआ है, 0.5 मोल दिया है। तो आंसर आएगा 0.5 इंटू 50 इंटू Na। बात समझ में आई। अगर वो पूछता एक मोल, एक मोल में हमेशा याद रखो मोल कंसेप्ट से 1 मोल इज इक्वल टू द अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पार्टिकल्स में आपके सबसे पहले तो एटम्स आ सकते हैं, आयंस आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, जिसकी बात करें। और उसका मास किसके बराबर होगा, मोलर मास के बराबर होगा। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट है। अब एक मोल में जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी स्पीशीज के, वो उसका जो आपके पास मोलर मास है, या पहले आप उसमें मोलर मास है तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, उसमें एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, पर अब हमारे पास 1 मोल नहीं है, 0.5 मोल है। तो अगर 1 मोल होता तो 50 मल्टीप्लाइड बाय Na होता। अब 0.5 मोल है तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय Na, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 25 Na। तो 25 Na कौन सी ऑप्शन हो गई, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट इज अ 52, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। हाँ जी, नॉट पॉसिबल आंसर कौन सा है, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0। पहले ही ट्विस्ट नजर आ गया होगा,
n इज इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो 0 यहाँ तक तो वैलिड है। m इज इक्वल टू 1, सबको पता है कि अगर आपके पास l 1 है तो m की वैल्यू या तो लेस देन होगी, मैं मॉड में बात कर रही हूँ, l के मॉड के, उससे ग्रेटर देन नहीं हो सकती। अब m कैन नॉट बी ग्रेटर देन l, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 1 नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब है इसका कैसा ऑप्शन जाएगा, सेकेंड ऑप्शन जाएगा। ठीक है, ये होना चाहिए, वो बड़ा नहीं हो सकता है। बाकी 3 2 -1 ठीक है, 2 0 0 ठीक है, 4 3 2 ठीक है। The ratio of the energies of the electron in the fourth orbit of the He plus and the second orbit of the hydrogen atom is। एनर्जीज की रेशियो निकालनी है, बहुत आसान है, बोहर के फॉर्मूले से जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में हमें पता है एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, जिसको तो पूरा फार्मूला याद है, बहुत अच्छी बात है। En इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 बाय n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय Z स्क्वायर, ये आंसर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पर कैलकुलेशन में हम 13.6 को बार बार नहीं खींचेंगे, तो हम सिर्फ ऐसे ही ले लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। सबसे पहले बात हो रही है He प्लस की, He प्लस के लिए Z की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये आ जाएगी एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 2 स्क्वायर, और n उसका बोल रहा है 4, तो ये 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कट भी कर दोगे तो एनर्जी ऑफ हीलियम इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 बाय 16, तो ये 1 बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख देना 1 बाय 4, 4 और 16 आ जाएगा ना। अब दूसरा है एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम आपके पास है, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 1, और n दिया हुआ था 2, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय 4। ठीक है, इसको ऐसे कैंसल आउट नहीं करना है 2 2, क्योंकि हम प्रोपोर्शनलिटी निकाल रहे हैं ना, तो प्रॉपर कैलकुलेशन से जाना पड़ेगा। तो ये 1:4 आ गया, तो अगर मैंने इसका रेशियो निकालना है फिर तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। एनर्जी ऑफ द हीलियम आयन टू एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन निकालना है, तो दैट इज 1:1। ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट था, सेकंड ऑर्बिट था, 1:1 इज ऑप्शन, तो थर्ड फर्स्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन 53 क्वेश्चन की। The third question we have done. Next is a question number, okay, 54 question is not in the slide. Question number 54 है, आपके पास कोवेलेंसी पूछी हुई थी, इसमें एल्यूमिनियम was there, Cl was there and the H2O5. ठीक है, and this is a species that is given. अब इसमें पूछा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द कोवेलेंसी, तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो बहुत आसान सी बात है, ये -1 होता है, ये 0 होता है, और ये टोटल +2 के बराबर है, तो x - 1 इज इक्वल टू +2, x कम्स आउट टू बी +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो एल्यूमिनियम की वो तो है +3, और जो इसकी कोवेलेंसी की बात है, कोवेलेंसी का मतलब होता है कि आपके पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड उसने बनाए हैं, तो वो एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। कोवेलेंसी मतलब नंबर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, और इसमें कोई भी बच्चा बाहर वाली स्पीशीज नहीं लेगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला है, तो इसमें नंबर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इसके 6 हैं, तो इसका जो आंसर आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3 एंड द कोवेलेंसी इज 6, और ये इसका ऑप्शन नंबर 3 बनता है। Next is a question number 55. Which of the following is the incorrect regarding the ionization enthalpy? हाँ जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग सबसे आसान क्वेश्चन है, सेकंड पीरियड का ही क्वेश्चन आ गया, आपको देखते ही लग रहा होगा कि हम आराम से कर सकते हैं। जैसे पहला बोरॉन और लिथियम की बात हो रही है, पहली ऑप्शन देखते हैं पहले तो, बोरॉन और लिथियम, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन चेक करो कहाँ कहाँ पे है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
तो दिस इज अ 3, दिस इज अ 4, दिस इज अ 5। तो अगर साइज चेक किया जाए तो बोरॉन का लेस देन होगा लिथियम से। आयनाइजेशन एनर्जी चेक की जाए तो बोरॉन की ज्यादा होगी लिथियम से, तो ये तो सही है, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 कैन नॉट बी द आंसर। ऑप्शन नंबर 2, बोरॉन इज ग्रेटर देन बेरिलियम। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट उसमें वर्डिंग में भी लिखा हुआ है। इवन 11th क्लास के सीबीएसई के बच्चों को भी हम periodicity में ये क्वेश्चन पूछते हैं। बोरॉन और बेरिलियम की पोजीशन देखो, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सीधा ही नहीं देख देना पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी लॉट्स ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है। तो बेरिलियम होगा 2s2 और ये होगा 2s2 और 2p1। है तो सेकेंड पीरियड के मेंबर है, पर इसमें से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो p में जाएगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की कम होगी बेरिलियम की से, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन has to be removed from loosely held p orbital, from p orbital। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, s से। यहाँ से आयनाइजेशन कहाँ से होगी, आयनाइजेशन फ्रॉम s, और आयनाइजेशन फ्रॉम s करोगे तो उसमें हाई आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, और इस वाले केस में लो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। इसलिए करेक्ट आंसर इसका है ये, बोरॉन इज लेस देन बेरिलियम, पर उसने लिखा हुआ है बोरॉन इज ग्रेटर देन बेरिलियम, तो ये सही आंसर होगा। एक्चुअली में ये इनकरेक्ट है। बाकी नाइट्रोजन की ग्रेटर देन है ऑक्सीजन से, इसका एक्सप्लेनेशन सब बच्चे जानते हैं ना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या चेंज है, नाइट्रोजन होता है 2s2 एंड 2p3, तो ये है आपकी हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड भी है और स्टेबल भी है, तो हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाके पेयर अप हो जाता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या आती है, रिपल्शंस आती हैं। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन आती है, इसलिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन से निकालना मुश्किल होगा, वो ठीक दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 में फ्लोरीन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, वो तो अंडरस्टूड ही है कि हैलोजेंस की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये 2s2 और 2p3 है, चाहे ये हाफ फिल्ड भी है, पर इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी है। तो बाकी की चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शंस भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो ऑप्शन का 2 वुड बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, ClF3 मॉलिक्यूल की शेप क्या है, कोई बच्चा होगा जिसको नहीं आती। हाँ जी, क्या शेप है ClF3 की, बताओगे, कौन बताएगा क्लास में से, व्हाट इज द शेप ऑफ ClF3? पलक, क्या शेप होगी बेटे? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहे हो आप, बता भी सकते हो। ClF3, F3 है, नॉट F5। दिस इज ClF3। मैम टी शेप होगा। शाबाश। ClF3 की क्या होगी, टी शेप, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड है ये। Cl में देखो ऐसे कुछ रफली टी बनेगा, ठीक है ना, डिस्टॉर्ट हो जाता है इसमें, और यहाँ पे आ जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस होती हैं, ठीक है, तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से एक तरह से ये डिस्टॉर्टेड टी बन जाता है, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है, पर फिर भी हम इसे टी शेप भी बोलेंगे। अब ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, बेंट टी शेप्ड, वेरी गुड, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब एग्जैक्टली टी शेप्ड भी नहीं है, ड्यू टू द रिपल्शंस बिटवीन द lone pair and bond pair, it is bent T shaped, perfectly T नहीं रहता है। तो this is the question number 56। क्वेश्चन नंबर 57, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 57 में बात हो रही है बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड लेंथ की। द मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ अमंग द फॉलोइंग इज देखो, एक तो N2 दे रखा है, और एक O2 नेगेटिव दे रखा है, O2 प्लस दे रखा है, और O2 दे रखा है। ये तो क्वेश्चन ही बहुत आसान है। बॉन्ड ऑर्डर पहले तो इसका कैलकुलेट कर लो, N2 का 3 होता है,
O2 माइनस में 2 होता है तो -1 कर 0.5 कर दो तो 1.5 हो गया। पता है ना, 1 माइनस हो O2 के ऊपर तो 0.5 उसमें से कम कर देते हैं, प्लस हो तो 0.5 उसमें ऐड कर देते हैं। O2 प्लस हो गया 2.5 और 2 हो गया 2। ये बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। अब आप सब बच्चों को पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, है ना। जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। उसने पूछा है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब जिसमें मिनिमम है, ये वाली स्पीशीज की होगी मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ। तो ऑप्शन कौन सी आंसर आ जाएगी? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 58 dipole dipole interaction energy between the stationary polar molecule as in the solid state is proportional to dipole dipole interactions या जितनी भी weak wonderful forces हैं वो inverse square law obey करती हैं। जैसे कि आपकी अच्छा हाँ, एक बात और, डाइपोल डाइपोल वाले में थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि आपने देखा होगा 3 में होती हैं ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। अगर तो आपके पास होता वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोलम्बिक इंट्रैक्शंस, ठीक है, हाँ, तो उसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ होता। यहाँ पे इनवर्स क्यूबिक लॉ है। दिस इज थर्ड, और ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। 59 a real gas approaches ideal behavior at, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर पे कैसे आती है? देखो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब आप किसी गैस पे हाई प्रेशर डालते हो और लो टेम्परेचर डालते हो तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, उनमें फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। आइडियल गैस की बात कर रही हूँ। ये किस पे अप्लाई किया मैंने? आइडियल गैस पे। तो अगर आइडियल गैस पे हाई प्रेशर डालते हो, लो टेम्परेचर डालते हो तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, फोर्सेस उसमें स्टार्ट हो जाएंगी, फोर्सेस स्टार्ट ऑपरेटिंग, और उसमें वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये आ जाता है रियल बिहेवियर। यानी कि अगर आपको किसी, ये एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, आइडियल गैस को रियल गैस में लाना है तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। अब उसने क्वेश्चन रिवर्स पूछ लिया कि अगर आपके पास पहले ही रियल गैस है, उसको तुमने आइडियल पे लेके जाना है, तो सबसे पहले तो उसका प्रेशर कम कर दो। प्रेशर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो कोई फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन नहीं होंगे। कोई फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन जिसमें नहीं होती वो भगवान है, वो आइडियल गैस है। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तो ये इनवर्स कंडीशन है। तो याद रखना, रियल टू आइडियल बिहेवियर जब आता है वो रेड कलर वाला आंसर है, हाई टेम्परेचर टू लो प्रेशर। आइडियल टू रियल बिहेवियर जब आता है फास्ट, तो वो आपका इनवर्स हो जाएगा, हाई प्रेशर टू लो टेम्परेचर। तो इसके साथ 59 वी हैव डन। अच्छा, ये मेरे ख्याल से दोबारा लग गई है ना एक स्लाइड, तो इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस एक्सपेंड्स रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली फ्रॉम द 1 लीटर टू द 100 लीटर एट द 300 केल्विन। द हीट एनर्जी एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज नियरली। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस से, जो आपके नोट्स में भी है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस है ये। Regarding the isothermal reversible expansion of gas, expansion of gas, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए सब बच्चों को पता है Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W होता है। एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट इज द फार्मूला? वैसे W के फार्मूले में -2.303 आता है, पर माइनस ऑफ W है ना, हमें वर्क तो कैलकुलेट नहीं करना, हमें हीट कैलकुलेट करना, तो माइनस हट जाएगा। 2.303 nRT log of V2 by V1, ठीक है। अब इसमें 2.303 n नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया हुआ है। R की वैल्यू उसने क्वेश्चन में पुट ही नहीं करने की हुई, तो R ही लिख दो। टेम्परेचर की वैल्यू 300 दी हुई है,
लॉग ऑफ कहाँ से कहाँ, 1 से 100 लीटर, तो 100 डिवाइडेड बाय 1 है ना 1। इसमें तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं है, इतना आसान है। तो दिस इज 2.303 into r into 300। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 100? log 100 क्या होता है बेटे? 2 होता है, पता है ना सबको? ठीक है, तो ये 600 आ गया, ये 2.303 आ गया। व्हेन यू विल कैलकुलेट इट, दिस कम्स आउट टू बी 1380 r। ठीक है, दिस इज सच ए इजी क्वेश्चन, इसका ऑप्शन 4 जाएगा। 61. If the standard enthalpy of the formation of the ammonia is this, then how much energy in the kilojoule will be required to break the 34 gram of ammonia into this and this? तो पहले तो इसको उल्टा करना है रिएक्शन को, क्योंकि उसने फॉर्मेशन दिया और डिसोसिएशन पूछा है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया, तो अमोनिया फॉर्म कैसे होता है? नाइट्रोजन इन द गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन इन द गैसियस स्टेट is giving us the 2 molecule of ammonia। अब बोलता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू -x। पर आपको पता है जब भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी मेंशन होती है वो हमेशा फॉर 1 मोल के लिए होती है, और आपकी इक्वेशन में कितने मोल हैं? 2 मोल है। तो जो अब आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखोगे वो 2 into -x लिखोगे। जो बच्चा x से क्वेश्चन करके आएगा उसका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या कोई भी डेफिनेशन इंथैल्पी की 1 मोल के लिए वैलिड होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन द 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में आता है। तो ये -2x हो गया। अब क्वेश्चन में उसने पूछ लिया डिसोसिएशन के लिए, तो पहले तो इसको उल्टा करो। तो 2 अमोनिया जब ब्रेकअप होगा नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस में, तो उस टाइम पे जितनी हीट हमें देनी पड़ेगी दैट इज +2x हो जाएगी आपके पास, है ना? ये पर मोल नहीं आएगा ना, तो 2 मोल के लिए आ गया 2x। अब आपकी कहानी देखो क्या पूछ रहा है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 34 ग्राम, है ना? 34 ग्राम को ब्रेक करने के लिए पहले तो हम इसके ग्राम निकाल लेते हैं कितने हैं। नाइट्रोजन अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा भाई? नाइट्रोजन होता है 7 और 14। ठीक है, तो 14 ये हो गया और 3 ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये एक्चुअली में तो 34 तो अमोनिया का ही मॉलिक्यूलर मास है। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया ओनली। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया अगर दिया ही हुआ है तो फिर तो कुछ चेंज करना ही नहीं है। उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? वो तो 2x ही होगी। फिर अगर कुछ और देता तो कहानी थी। रिक्वायर्ड 2x। अब मैंने क्या किया, मुझे फॉर्मेशन दिया हुआ था, पहले तो मैंने 1 मोल की डेफिनेशन होती है तो उसको डबल करके 2 मोल की इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कर लिया। अब डिसोसिएशन पूछा हुआ था। अब डिसोसिएशन की इक्वेशन भी स्मार्ट है। डिसोसिएशन की इक्वेशन में क्या हो रहा है ना, अमोनिया जब डिसोसिएट हो रहा है तो उसने 34 ग्राम के लिए पूछ लिया। ठीक है, 34 तो इसका मोलर मास ही है अमोनिया। उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगी वो उतनी तो होगी जितनी है। हाँ, अगर कुछ और के लिए पूछ लेता फिर ऐसे करते 34 के लिए इतनी है, 1 के लिए इतनी होगी, यूनिटरी मेथड, और इतने के लिए कितनी होगी। तो इसका आंसर 2x ही आ जाएगा। तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि इफ Kc इज इक्वल टू x for equation दी हुई है CO in the gaseous state plus 3 of the hydrogen molecule in the gaseous state giving us the methane in the gaseous state plus the water in the gaseous state। ठीक है, then the Kc for the reaction is, ठीक है, then the Kc for the reaction, अच्छा reaction कोई और है, 1/2 into methane in the gaseous state plus 1/2 into water in the gaseous state is giving us 1/2 of CO in the gaseous state plus 3/2 of hydrogen molecule in the gaseous state। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखो कि ऊपर वाले क्वेश्चन से क्या रिलेशनशिप है। ऊपर वाले क्वेश्चन का केस ही दिया हुआ है, पहले तो ये इक्वेशन उससे अपोजिट है। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशंस की मैं बात कर रही हूँ। इस वाली इक्वेशन को रिवर्स किया तो क्या आ गया, मिथेन इन द गैसियस स्टेट
plus 2 molecules of water in the gaseous state is giving us the carbon monoxide in the gaseous state plus 3 molecules of the water in the gaseous state. तो किसी इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है. अब आपके पास गिवन इक्वेशन 1/2 से मल्टीप्लाई की हुई है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे. वाटर एक था ना, मैंने 2 लगा दिए. ठीक है जी, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वाले में भी 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे 3/2 आ जाएगा. एग्जैक्टली ये इक्वेशन पूछी हुई है, तो जिससे मल्टीप्लाई किया उसको पावर बना देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√(x). ये तो सिंपल रूल है केमिकल इक्विलिब्रियम का. इक्वेशन रिवर्स हुई तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स, और अगर किसी इक्वेशन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है तो वो उसकी रेज़ टू पावर बन जाती है. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1/√(x). क्वेश्चन नंबर 63. 63 is how much volume in the ml of the 0.2 molar acetic acid should be added in the 500 ml of 0.1 molar NaOH solution to make the buffer solution of pH is equal to this. ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका एसिडिक बफर का है. समझ में आ ही गया होगा किसकी बात कर रहा है. एक तो ले रहा है वो एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है. ठीक है, और इसमें मिक्स कर रहा है NaOH. NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है. तो जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स होते हैं तो बनता है CH3COONA यानी कि सॉल्ट. ठीक है, तो सॉल्ट अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने तो वो कौन से बेस बफर का काम करता है, वो करता है एसिडिक बफर का काम. अब जो एसिडिक बफर है उसके लिए इक्वेशन होती है हेंडरसन्स इक्वेशन. pH is equal to pKa plus log of concentration of salt upon concentration of acid. अब pH is equal to 4.7, pK is equal to 4.7. लो, ये तो क्वेश्चन ही कुछ नहीं रह गया. log of concentration of salt, हाँ जी, concentration of salt कितनी दी हुई है, how much volume of 0.2 molar CH3COH should be added in the 500 ml of 0.1 molar. अच्छा बनाना है, जो इसको बनाना है हमें, कंसंट्रेशन वैसे दी नहीं है. नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लेते हैं. अब हमारे पास इक्वेशन थी pH is equal to pKa plus log of concentration of salt अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. इस क्वेश्चन में हमने चेक किया कि ये भी 4.7 दिया हुआ है और ये भी 4.7 दिया हुआ है, तो यानी कि pH इज इक्वल टू pKa दिया हुआ है. तो pH इज इक्वल टू pKa दिया हुआ है तो कट जाएगा. ठीक है, तो ये इधर जाके 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, log of something is 0, that means these two are same. समझ रहे हो ना, मतलब log of concentration of salt अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. दिस माइनस ये इसके साथ कट जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 0 आ गया. log ऑफ x इज इक्वल टू 0 तब होता है अगर x की वैल्यू 1 होती है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट किसके बराबर होगी, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के बराबर होगी, है ना. तो अगर जो आपके पास एसिड है उसके जो मिलीमोल्स होंगे, मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, वो किसके बराबर होंगे, देखो कितना क्या दिया हुआ है पीछे. वो होता है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द 0.2 मोलर एसिटिक एसिड should be added in the 500 ml of 0.1 molar NaOH solution to make the buffer solution of this. ठीक है जी. अब जो दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे that will come out to be millimoles of your acetic acid, that is equal to the 2 times millimoles of NaOH. ठीक है ना, ये 0.2 दिया हुआ है, इक्वल करने के लिए इस पे भी 2 डालने पड़ेंगे, तो वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 500 ml. 500 ml कौन सी इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन होगी. ठीक है ना, कंसंट्रेशन तो दोनों की बराबर करनी पड़ेगी ना, अगर ये 0.2 है तो इसको भी डबल लेना पड़ेगा, तभी ये उसके बराबर हो जाएगा.
मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज इन, AgCl की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसके साथ होती है? एक्चुअली में सब बच्चों को पता होगा कि AgCl अमोनिया के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है। सिल्वर का अमोनिया के साथ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है और वो भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इसलिए मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इसमें होगी, तो 64 का 4 होएगा। नाउ इज द क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या कह रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द P इन द PH3, P2H4 एंड द P4 आर रिस्पेक्टिवली। वेरी इजी क्वेश्चन। PH3 में पहले चेक कर लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। ठीक है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस की ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो फॉस्फोर, ये नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और ये तो 3p का मेंबर है ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हाइड्रोजन +1 लिया जाएगा। अगर यही नाइट्रोजन होता तो माइनस हो जाता हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपके पास x + 3 = 0 आ गया, तो x कम्स आउट टू बी -3। वैसे इस चीज का डाउट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि -3 था 3 ऑप्शन में, सेकंड तो नहीं हो सकती। अब उसके बाद है P2H4। P2H4 भी वैसे कर लो, 2x + 4 इंटू हाइड्रोजन +1 = 0, तो 2x -4 दैट इज डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट कम्स आउट टू बी -2, तो x -2 है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। अब आपके पास है P4 के बारे में क्या विचार करोगे? P4 तो वैसे ही न्यूट्रल है, ठीक है, तो इसमें x = 0 ही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। तो आंसर वुड बी -3, -2 एंड A, 0 दैट इज A। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि रेशो ऑफ द Cr2O7 2 नेगेटिव एंड SO3 2 नेगेटिव इन द बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन द एसिडिक मीडियम इज। ऐसे क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को बहुत बार बताए हैं, ठीक है, कि एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्या होता है जब आपके पास Cr2O7 2 नेगेटिव है ना। देखो ये किस में कन्वर्ट होता है? Cr+3 में कन्वर्ट होता है। यहाँ Cr कितना है? +6 है, यहाँ +3 है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करो, तो यहाँ पे 2 है तो 2 लगा दो, यहाँ पे 7 है तो 7 वाटर लगा दो, ऑपोजिट केस में उतने H+ लगा दो। ठीक है, तो ये बेसिकली इक्वेशन होती है इसकी हाफ वाली इक्वेशन। +6 से +3 क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है ना, तो +6 से +3 रिडक्शन हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन से? 3 इलेक्ट्रॉन से, पर रिएक्टेंट साइड 2 है Cr, तो इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो इसकी हाफ इक्वेशन जो बनती है हमेशा, दैट इज Cr2O7 2 नेगेटिव +14H+ +6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको भी रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल बैलेंसिंग आनी चाहिए। दिस +7 वाटर। एक बार फिर से चेक कर लो, बैलेंस है, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन, जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उतने वाटर डाल देते हैं, अपोजिट साइड उतने H+ डाल देते हैं, इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब वो कहता है सल्फेट सल्फाइट टू सल्फेट, ये सल्फाइट है, सल्फाइट किस में कन्वर्ट होगा? सल्फेट में कन्वर्ट होगा। सल्फाइट सल्फेट में कन्वर्ट होगा तो कितना आ गया? x - 6 = -2x कम्स आउट टू बी +4, यहाँ पे +4 होता है, यहाँ पे x - 8 -2x +6, यहाँ पे +6 है, तो यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन से। बाकी इक्वेशन इसमें 2 नहीं है ना लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट में, तो इसलिए ट्वाइस नहीं करना। यहाँ पे कितने एक ऑक्सीजन कम है, जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने वाटर डाल दो, ऑपोजिट साइड उतने H+ डाल दो, बस। बाकी तो इक्वेशन को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें ऐड कर दो, तो ये सारा काम धाम जब करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी Cr2O7 2 नेगेटिव +3 molecules of SO3 2 नेगेटिव +8 molecules of H+, that is giving us 2 molecules of Cr3 +3 molecules of SO4 2 नेगेटिव और 4 molecules of water। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ, जो जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। ये इक्वेशन हमेशा डाइक्रोमेट की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की इक्वेशन है। बाकी सल्फाइड टू सल्फेट के लिए हमने इक्वेशन निकाल ली, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करने के लिए ये सारी की सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये इक्वेशन आ जाएगी। अब क्वेश्चन में उसने पूछा था कि Cr2O7 2 नेगेटिव और SO3 2 नेगेटिव बैलेंस में कितनी रेशो में है? कितनी रेशो में दिखाई दे ही रहा होगा, 1:3।
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 67 इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। सोडा एज सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं। Na2CO3 is called as soda ash. क्वेश्चन नंबर 68, CH3Cl को सिलिकॉन के साथ रिएक्ट किया, फिर कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट किया, ए आ गया, वाटर डाला, क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्वेश्चन बहुत आसान है ये भी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 68। हाँ जी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लूंगी क्योंकि मुझे भी पता है कि सल्फर की वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी क्लोरीन की 1 है, तो अगर उसको इससे हटाना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो ट्वाइस वैलेंसी लेनी पड़ेगी। सबको पता होगा कि ये कुछ सिलिकॉन से क्वेश्चन है, पी ब्लॉक से। ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं है। ऑर्गेनिक में तो सल्फर के साथ रिएक्शन ही नहीं आता इसका। 2CH3Cl अब आ जाए ये ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में भी वैलिड है। तो अब सल्फर को 2 के साथ ज्वाइन करना है, तो ये पहले तो ऐसे बनता है, CH3 ट्वाइस हो जाता है और एक SI के साथ Cl2 बन जाता है। ये जिस बच्चे ने कर लिया, आगे क्वेश्चन वो आराम से कर सकता है। तो यहाँ से आपको ऐसे समझ आना है कि सल्फर एक तो सिलिकॉन है, नॉट सल्फर। सिलिकॉन जो है आपके पास, वो सिलिकॉन्स जब बनाता है तो पहले तो वो इस तरह के कंपाउंड बनाता है। अब इसमें जितने Cl होते हैं ना, उतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डाल दो, तो आपके पास बन जाएगा CH3 ट्वाइस SiOH ट्वाइस। बस इसके बाद का क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, आप देखो आंसर इतना ही दिया है या आगे भी पूछा है? इतना ही दिया है बस, नहीं तो इससे पॉलीमर बनता है आगे। Question number 69. Which of the following on the heating give the brown colored gas? ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है 69। क्वेश्चन नंबर ये 69 एस ब्लॉक से है। जितनी भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ऑल द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जब आप उसके नाइट्रेट बना देते हो, तो अगर आप उसको हीट करते हो तो वो आपके पास ब्राउन कलर की NO2 गैस देती है। एक तरह से ये एक डिटेक्शन भी है एल्कली मेटल का। ठीक है, अब एल्कलाइन अर्थ मेटल का, सॉरी, एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो उनकी वैलेंसी +2 रही होगी, नाइट्रो की वैलेंसी -1 होती है। तो जब इसका फार्मूला बनाएंगे तो ये बन जाएगा MnO3 ट्वाइस। 2 मॉलिक्यूल इसके ले लिए, जब हमने इसको हीट किया तो ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, और इसमें जो ब्राउन कलर आता है ना, ये इस गैस के कारण आता है। दिस इज एक्चुअली द ब्राउन कलर गैस, और साथ में ऑक्सीजन। ठीक है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ऑल ऑफ दीस है। व्हाट विल बी द आंसर ऑल ऑफ दीस? IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स फॉर द NH2 इज एमाइनो। इसमें क्या पूछने वाली बात है? ठीक है जी, एमाइनो। ये मैं क्यों एमाइनो बोल रही हूँ, NH2 पीछे लगा होता है तो एमाइनो होता है, अमीन होता है। जैसे मैंने ये लिख दिया 70, ये लिख दिया CH3NH2, तो इसको बोलोगे मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन का मतलब है NH2 सफिक्स है, यानी कि बैक पे लगा है। और अगर इसको कॉमन नेम में लिखा तो एमाइनो मिथेन, तो ये इसमें प्रीफिक्स है। छोटा बच्चों को बोले तो दवाई देते हैं ना, ये एमाइनो मिथेन है। याद रखना, प्रीफिक्स एमाइनो है और सफिक्स अमीन है। प्रीफिक्स हमेशा ये तब होगा जब कोई और फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाले। 71
Consider the following statement. The thin layer chromatography is the adsorption chromatography. Paper chromatography is a type of the partition chromatography. Chromatography is classified into the adsorption and the partition chromatography. सारे सही हैं इसमें. क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें डिफरेंट रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है. डिफरेंट रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बेस पे सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट हाइट अटेन करता है किसी भी मिक्सचर में. तो इसका वन ऑप्शन है. 72 0.5 gram of an organic compound gives 0.168 gram of AgBr. The percentage of Br in the organic compound is. ब्रोमाइड की परसेंटेज निकालनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में. वैसे तो अब ये जो चीजें हैं ना ज्यादा प्रैक्टिकल में पूछी जाती हैं, थियोरी में इनको ज्यादा नहीं पूछा जाता है. बट फिर भी चलो क्वेश्चन आया तो करो. सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे AgBr के, क्योंकि मोल कंसेप्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है. दैट इज द गिवन मास ऑफ AgBr अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgBr. गिवन मास में 0.188 दिए रखा था. मोलर मास ऑफ AgBr होता है 188. तो ये 10⁻³ मोल आ गया. ठीक है. द परसेंटेज ऑफ Br. ठीक है. आप देखो अगर AgBr में एक ही तो Br है, तो अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ AgBr जितने हैं वो ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Br होंगे. तो ये भी आपके पास 10⁻³ मोल्स हो गए. ठीक है. बाकी द वेट ऑफ द Br कैसे निकालते हैं. नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें पता लग गए हैं, उसे इसके मॉलिक्यूलर मास से कर दो. वैसे तो 79 पॉइंट पूछा पर मैंने 80 ले लिया. 8 × 10⁻² हो जाएगा. परसेंटेज निकालनी है तो और आसान है. तो टोटल जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 0.1 है. हमारा Br है उसमें से 8 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये आ जाएगा 16%. ठीक है. बहुत आसान क्वेश्चन. तो 16% कौन सा ऑप्शन हो गया. सेकेंड. 73 CH3 दिया हुआ था और इसमें आपसे करवा रहा है रिएक्शन ऑक्सीजन से. और रिएक्शन में लिखा हुआ है CH3CO ट्वाइस मैग्नीज एसिटेट दिया हुआ है. हीट. पहले तो इस क्वेश्चन में एसिड प्रोडक्ट बनता है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये डाई एसिटाइल मैग्नीज. और बैलेंस करने की जरूरत है इक्वेशन को, तो आपके पास एसिड बन जाता है. ये क्वेश्चन आपका हाइड्रोकार्बन में ना ऑक्सीडेशन के बाद कुछ स्पेशल रिएजेंट बेस्ड रिएक्शन दिए हुए हैं. ठीक है. तो जिसने बताया होगा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. नहीं तो हाइड्रोकार्बन को डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट करना इट इज नॉट अ इजी टास्क. ये वन स्टेप में ऑक्सीडेशन करके इसको कन्वर्ट कर देता. तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 74 में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है और उसके बाद बोलता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो और हीट करो. मेजर प्रोडक्ट पूछता है. हाँ जी. सबसे पहले क्या होगा. सबसे पहला काम तो सब बच्चों ने कर लिया होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि H+ यहाँ पे अटैक करेगा. तो H+ अगर यहाँ पे अटैक करेगा ना तो यहाँ पे ये वाटर बन के लॉस हो जाएगा. तो सबसे पहला फॉर्मेशन तो होएगा कार्बोकटायन का. तो ये कुछ इस तरह का कार्बोकटायन फॉर्म हो गया. जब आपका कार्बोकटायन फॉर्म हो गया उसके बाद मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन कैसे करेंगे. यहाँ पे 2 है और एक हाइड्रोजन भी लगा होगा. हापुड़ के हिसाब से H और BH और R ये होता है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड. ठीक है ना. ये होता है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड. तो इसका मतलब है कि यहाँ से हाइड्राइड को उठा के फेंकोगे यहाँ पे. ठीक है. तो ऐसे 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 यहाँ पे H लग जाएगा
या ना भी लगाओ H, सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज हट गया तो H अपने पास आ गया अपने आप, ठीक है, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। उसके बाद इसमें से तुम्हें पता है कि एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, दिस इज अ प्रोडक्ट। बहुत टेढ़े सीधे बने हुए हैं, पर मेरे ख्याल से सेकंड इज अ प्रोडक्ट। बहुत सीधा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं था, बस हाइड्रोजन हटाना। देखो इसमें भी तो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है ना, एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है इसमें, ठीक है, तो जब ये हाइड्राइड का शिफ्ट कराया तो एक हाइड्रोजन पहले था, एक हाइड्रोजन और आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन होगी, इसकी वैलेंसी पूरी होगी, फिर एक हटा दिया, फिर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो ये हाइड्रोजन बस दिखाना नहीं है, तो ये हो जाएगा। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज 75। हाँ जी, सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन सा है, ये तो क्लास में बहुत बार किया हुआ है कि जितना भी परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा, परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक करेक्टर। फर्स्ट वाले में ना बॉन्ड कम दिखाए हुए हैं, थर्ड है या फिर मुझे ही दिख रहा है कम, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है ट्रिपल बॉन्ड में, तो दिस इज अ CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद ईन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद होगा CH3 और CH3, और लास्ट में होगा CH3 CH2 एंड CH3, तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1, तो 75 द करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 76, question number 76 is the main product formed in the reaction is alkene was there, ऑक्सीजन, अरे ये तो ओजोन लिसिस का रिएक्शन है, पहला स्टेप तो कर लिया होगा आपने, आराम से कर लिया था ना, यस और नो, बताओगे नहीं क्या? मैंने इसको ओपन अप करके लिख दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अगर मैंने इसे ओजोन से रिएक्ट कराया तो कराया था ना तुम्हें झोपड़ी वाला रिएक्शन, CH3 CH CH और CH3 ऐसे हट बना दो, ठीक है, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, हमारी हट अच्छे से बन जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद करो जिंक और वाटर से, ये ब्रेक हो जाएगा, जिंक और वाटर से इसको ब्रेक करेंगे तो CH3 CHO, ये ट्वाइस फॉर्म हो गए, ये पहला तो आ गया तुम्हारा A प्रोडक्ट। उसके बाद डाइल्यूट NaOH, उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन है, ये A प्रोडक्ट है, उसके बाद डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH लगाओगे तो एल्डोल कंडेंसेशन कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और उसमें ऐड किया साथ वाले को एनोलेट बना लो, CH2H C डबल बॉन्ड O एंड H, तो ये नेगेटिव आ गया, ये प्लस आ गया, ये आपके पास यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CHO, ऐसे वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जिन बच्चों को आता है, C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें से OH और इसमें से H लूज करेंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, CH3 तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O एंड H, तो ये बन जाएगा तुम्हारा C, नहीं ये B है और ये C है, बस ये पूछा हुआ है, एल्डोल कंडेंसेशन का लास्ट प्रोडक्ट पूछा हुआ है, हद से ज्यादा आसान रिएक्शन है, बस पहचानने की बात है कि आप इसको पहचान पाए या नहीं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड दिस, तो A इज अ करेक्ट ऑप्शन। कर लिया था ये क्वेश्चन पेपर में, यस मैम। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, बिल्कुल सीधा। क्वेश्चन नंबर 77, ये क्वेश्चन मैंने किसी और पेपर में भी देखा है,
second nearest neighbor of Na plus is, देखो Na प्लस के जो बाकी के आपको पता होगा 12 Na प्लस आयंस है ना, वो एट द डिस्टेंस ऑफ A बाय रूट 2 होते हैं। ये आपको एज लेंथ और R में रिलेशनशिप, D एंड R एंड A, इनके रिलेशनशिप का एक टेबल है एनसीईआरटी में, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन था, वहां से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 78, the mole fraction of the component A in the vapor phase of the ideal solution of 5 mole of A and the 10 mole of B is P naught A and P। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, वेपर फेस पूछा है तो थोड़ा सा अलग से जाना पड़ेगा। ये भी एनसीईआरटी में है ऐसा क्वेश्चन। पी ए पहले कैसे कैलकुलेट करते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स से राउल्स लॉ लगा के, है ना। तो पी नॉट ए कितना दिया हुआ है, 200, 200 टॉर्शर। और एक्स से कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 मोल ए के और 15 मोल टोटल हो गए। तो ये हो गया आपका, या तो इसे 1000/15 लिख लो या इसे कट ऑफ करके 200/3 लिख लो। बोथ द वेज ऑफ राइटिंग आर करेक्ट। सिमिलरली पी बी अगर कैलकुलेट करना है तो दिस इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो पी नॉट बी की वैल्यू 100 दी हुई है, एक्स बी क्या आ जाएगा, 3/15 आ जाएगा। 3/15, अच्छा 3 नहीं है 10 है, 1000/15, 10/15 आ जाएगा। तो या तो इसे 1000/15 लिख लो या 200/3, तो इसका भी आ जाएगा। अब वेपर फेस पूछी है, तो जब भी वेपर फेस होता है ना ए का, तो उसे मैं एक्स डैश लिख देती हूँ। सिंपल कंपोजिशन बोली हो तो आप ऊपर वाला ही आ गया, एक्स ए एक्स बी। सिंपल कंपोजिशन बोली हो या मोल फ्रैक्शन बोला हो, पर कंपोजिशन इन द वेपर फेस बोली हो या मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस बोला हो, तो एक्स ए डैश का फॉर्मूला होता है पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। ये याद रखना है। दिस इज द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस, इसको लिखता है या तो वो मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेस, या इसको वो लिखता है कंपोजिशन इन द वेपर फेस। उस ऊपर वाले में लिक्विड फेस होता है, तो कंपोजिशन इन द वेपर फेस उतना ही होगा ना, जितने वेपर होंगे उतना प्रेशर डालेगा, तो प्रेशर की रेशियो के बराबर। तो पी ए तुम्हारा 200/3 था, ये भी तुम्हारा 200/3 है। ये तो आसान ही था क्वेश्चन, 200/3। सिंपल सा मैथ्स भी लगाओगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 203, 200/3 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो दिस इज आंसर। Is that correct? Maximum prescribed concentration of the zinc in the drinking water is, ये एक यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का ना एक टेबल आता है, उसके अकॉर्डिंग ये 5 ppm होती है ड्रिंकिंग वाटर में जिंक की कंसंट्रेशन। दिस इज अ 5 ppm, इससे ज्यादा हो तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 80, on the dilution lambda m increases while kappa decreases। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, बहुत बार क्लास में डिस्कस हो चुका है कि अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो लैम्डा एम लिखा हो, चाहे लैम्डा ई क्यू लिखा हो, चाहे जी लिखा हो, और चाहे वो वर्डिंग में कंडक्टिविटी लिखे, ये सब इंक्रीज होते हैं। ऑल दीज इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन, ये सब पानी डालने से बढ़ते हैं। बट एक कप्पा होता है, कप्पा को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट डिक्रीजेस विद द डाइल्यूशन, वो डाइल्यूशन से डिक्रीज होती है। और उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण क्या है कि जो कप्पा होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, वो एक मोल में कितने एक यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस है उस पर डिपेंड करती है। अब एक यूनिट वॉल्यूम में आपके पास जब डाइल्यूशन करते हैं तो आयंस कम हो जाते हैं ना, तो इसलिए ये कम हो जाती है। तो पहला ही फैक्टर करेक्ट था, लैम्डा एम इंक्रीजेस व्हाइल कप्पा डिक्रीजेस, बाकियों में उल्टा सीधा लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 81 वाज नॉट देयर, मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 था कि कब ईएमएफ ज्यादा होगी, अगर किसी रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन,
ठीक है, वो मोर होती है। अब आपके पास ना उस इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो अगर ये फैक्टर ज्यादा होगा तो माइनस कम होगा और ईएमएफ लेस होगा। ठीक है, अब इसमें ना कुछ उसने ऐसे पूछा हुआ था कि रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट कर लो, तो रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट कर लो तो वो जब इंक्रीज होगा तो आपका ईएमएफ भी इंक्रीज होगा। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता था, एब्सोल्यूट क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, वो आप देख लेना, कॉपर 2 प्लस डिवाइडेड बाय Mg2 प्लस, ये आपके पास R बाय P था, तो जब ये इंक्रीज होगा तो ईएमएफ बढ़ेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का। Question number 82. The ratio of the T 99.9% to that of the first order reaction is. क्वेश्चन नंबर 82 में दो तरीके हैं। ठीक है, एक क्या पूछा हुआ है, 99.9% टू 90%। अब देखो कैसे करते हैं, पहले लॉन्ग मेथड से जाते हैं। 99.9% कंप्लीशन फर्स्ट ऑर्डर पे कैसे जाएगा, 2.303 बाय के लॉग ऑफ, स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे क्या लिखना होता है, a अपॉन a माइनस एक्स लिखना होता है ना। तो 99.9% कंप्लीशन की बात कर रहा है, पर हमें तो यहाँ पे इतना लिखा होता है जितना लेफ्ट है। ठीक है, तो 99.9 कंप्लीट हो गया, तो बाकी जितना लेफ्ट है वो वहां पे पुट करना है, पहले तो ये गड़बड़ मत करना। तो पहले आ जाएगा 2.303 बाय के लॉग ऑफ ए अपॉन ए मतलब 100 ले लो, और डिवाइडेड बाय 100 माइनस 99.9। तो एक तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा, अगर आपने टी 90% कैलकुलेट करना है तो रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, 2.303 बाय के लॉग ऑफ 100 बाय 90 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करते हो, इन दोनों की रेशियो लेते हो, मतलब टी 99.9% टू दैट ऑफ टी 90%, तो देखो ये वाला फैक्टर तो कट ऑफ ही हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 99.9 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 100 अपॉन 90। ठीक है, इसको ढंग से कर लेना, कितना आता है, 100 में से 99 पॉइंट कितने 9 लिखे हैं इसमें, एक, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, तो यानी कि ये आपके पास आ गया 0.1, है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये यहाँ पे 0.1 ऊपर जाके एक जीरो और ऐड कर देगा, तो ये आ गया लॉग ऑफ 100 बाय 0.1 था ना, तो ये हटा के यहाँ पे 1000 आ गया, तो लॉग 1000 आ गया टी 99.9 में। अब जब तुमने टी 90 किया था उसमें थोड़ा सा आता है लॉग ऑफ 10/9 आता है ना। ठीक है, अच्छा 90 कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे भी 100 माइनस 90 आएगा, 10 आ जाएगा, 10 का फिर बन गया 10। ठीक है, अब लॉग 1000 बाय लॉग 10 आ गया। लॉग 1000 की वैल्यू क्या होती है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 1000, लॉग 1000 होता है 3, लॉग 10 होता है 1, 3:1 इज आंसर। बस वो वाली मिस्टेक नहीं करनी है, तो थोड़ा पॉइंट का ध्यान रखना है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम। भाई सबको रट्टे बजे होंगे अच्छे से। इक्वेशन इसमें यूज होती है के एन इज इक्वल टू यूनिट मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस एन और पर सेकेंड। इसमें अगर आप एन की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब किसका यूनिट होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफिलिक कोलाइड्स एक्चुअली में रिवर्सिबल होते हैं नेचर में, इसने इनरिवर्सिबल लिखा हुआ है, तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। लीचिंग ऑफ द गोल्ड एंड द सिल्वर इज कैरिड आउट बाय,
क्वेश्चन नंबर 85 में लीचिंग प्रोसेस के लिए रिएक्शन होता है, मतलब कैसे आप उसको कन्वर्ट करते हो। देखो गोल्ड और सिल्वर दोनों को उनके मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पहले ऑब्टेन किया जाता है, फिर उसके बाद उसका एक्सट्रैक्शन होता है। तो दोनों के लिए ये सेम मेथड है और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। 4 molecules of the gold in the solid state, 8 molecules of the cyanide in the aqueous form plus 2 molecules of water in the aqueous form plus oxygen gas in the aqueous form। ये इस प्रोसेस में 4 molecules of AuCN2 नेगेटिव aqueous plus 4 OH नेगेटिव, ये है लीचिंग ऑफ गोल्ड का रिएक्शन। सेम रिएक्शन सिल्वर के लिए भी होता है। अब क्वेश्चन में पूछा था इस कैरिड आउट बाय, किसके साथ कैरिड आउट होती है? NaCN के साथ कैरिड आउट होती है। CN नेगेटिव कहाँ से आया? फ्रॉम NaCN। यहाँ पे भी Na लगा दोगे आगे अगर चाहिए तो 85 का होगा 1। इसके साथ हमारा सेक्शन 1 इज कंप्लीट। हाँ जी, कैसा लगा था सेक्शन 1? वॉज दैट इजी? यस मैम। चलो अच्छी बात है। हाँ इस वाले पेपर का इजी था। लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग इज, ये क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं और ये क्वेश्चन को ना मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो। ये जेई में भी और नीट में भी बहुत बार एनसीईआरटी के डाटा से पूछ चुका है और इसमें थोड़े से टेढ़े सीधे ट्रेंड्स आते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, हम ऐसा जर्नल में पढ़ के जाते हैं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है क्योंकि साइज छोटा हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। बट एक्चुअली में क्या होता है, डाउन द ग्रुप बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जैसे ऑक्सीजन आपके पास है तो छोटा है, उसे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा गेन करने चाहिए, पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम नेगेटिव होती है और इसकी ज्यादा नेगेटिव होती है। डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, इसकी मोर नेगेटिव होती है। मोर नेगेटिव होने का रीजन ये होता है कि ऑक्सीजन में जब O नेगेटिव बन जाता है ना तो E नेगेटिव से रिपल्शंस बहुत होती हैं इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए, तो इसलिए सेकंड वाला स्टेप जो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का होता है ना वो पॉजिटिव आ जाता है। तो इसलिए नेट आंसर पहले स्टेप का नेगेटिव, दूसरे स्टेप का पॉजिटिव, तो कम आंसर आता है, इसलिए इसका 141 रह जाता है, इसका 120। और ऑक्सीजन इतना पीछे चला जाता है कि ये 195 निकल जाता है और ये 190 चला जाता है। बहुत एब्रप्ट सा ट्रेंड है। तो सल्फर का सबसे ज्यादा होता है, फिर सेलेनियम होता है। इसको तुम ऐसे याद रखना कि पहले SS वाले होते हैं, पहले सल्फर, फिर उसके बाद SC, फिर TE और ऑक्सीजन बेचारा लास्ट में रह जाता है। तो लीस्ट नेगेटिव किसका होता है? लीस्ट नेगेटिव ही ऑक्सीजन का होता है, जबकि हम बोलते हैं ऑक्सीजन को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। Which of the following acid contains the peroxide linkage? ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। इसके लिए भी मैं तुम्हें एक टिप दे देती हूँ कि कैसे याद रखना है। इसके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हैं? जो आपके पास ऑक्सो एसिड्स है ना एनसीईआरटी में पी ब्लॉक के, वो फॉस्फोरस के और सल्फर के, ये और इनके रिएक्शन पढ़ के जाना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन लग जाता है, हमेशा आता है इसका। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन, बेसिसिटी का क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन, ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पर ऑक्साइड लिंकेज किसमें होती है? H2SO3 को बोलते हैं कैरोस एसिड। बहुत सीधी सी बात है, 3 ऑक्सीजन है तो फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगा ही। ठीक है, ये कैरोस एसिड है और परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है। तो एक तो ये है। अब क्वेश्चन में दिए जो हुए हैं उसमें ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देख के चलो, 2 3 4 5, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 5 है। तो इवन नंबर वाला नहीं हो सकता है, बाकी ये 5 7 कुछ भी हो सकते हैं। तो परऑक्साइड लिंकेज के लिए देखो ऐसा है, S डबल बॉन्ड O एक, S डबल बॉन्ड O एक, 3 इधर हो गए, OOH इसमें होता है और ये फार्मूला बनता है H2S। ठीक है, ये H2 और एक S, 1 2 3 4 5, H2SO5 सेकेंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें भी या इसका H2SO5, इस वाले में पेरोक्साइड लिंकेज होती है।
उसके बाद है 88, HCl को ऑक्सीजन से किया और CuCl2 डाला तो Cl2 और वाटर हो जाता है। इस प्रोसेस का क्या नाम है? डेक्कन्स प्रोसेस है इस प्रोसेस का नाम। क्लोरीन की प्रिपरेशन का रिएक्शन। Consider the following statement. HCO4 is a colorless volatile liquid. HCO4 has a square pyramidal molecular structure. Square pyramidal तो है, सबको पता होगा. Partial hydrolysis gives this. The hybridization of this is this. इसमें क्या पूछा है? इसमें कौन सी स्टेटमेंट देनी है? करेक्ट आंसर पूछा हुआ होगा ये है, इसका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। इसकी बना के दिखा देती हूँ। XeOF4 है तो ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड लगेगा, बाकी 4 फ्लोरीन है तो ऐसे ऐसे लगेंगे, बाकी एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से लगेगा। ठीक है, तो अगर एक स्क्वायर ये माना जाए तो ये उसके ऊपर पिरामिड है तो इसकी शेप है स्क्वायर पिरामिडल डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन। Question number 90. The enthalpy of atomization is lowest for. देखो enthalpy of atomization किस पे डिपेंड करती है भाई, कौन बताएगा? Enthalpy of atomization is basically the energy required. The enthalpy of atomization is the energy required to break lattice into the atoms. लैटिस को एटम्स में ब्रेक करने के लिए चाहिए कितनी एनर्जी? वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। देखो जितने नंबर ऑफ, क्योंकि ये डी ब्लॉक की बात हो रही है और डी ब्लॉक में मेटल मेटल बॉन्ड होता है, तो लैटिस में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है? मेटल मेटल एटम्स के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। तो मोर द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स, जितने ज्यादा मेटल मेटल बॉन्ड्स होंगे, more will be the delta H atomization, उतनी ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। और MM बॉन्ड किस पे डिपेंड करते हैं? MM बॉन्ड डिपेंड करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, है ना। देखो मेटल्स के पास और कौन सी फोर्सेस है? मेटालिक बॉन्ड ही तो है, N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा आपके पास more unpaired electrons more delta H atomization, उतना ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लगेगा। अब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम उसका होगा जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिंक हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो लीस्ट होगी इसकी फिर। सो डेल्टा एच एटमाइजेशन इसकी हो गई लोएस्ट, तो इसका आंसर होगा जिंक। मिनिमम आयनिक रेडियई अमंग द फॉलोइंग है, सबसे कम आयनिक रेडियई किसका होगा? इसके लिए ये क्वेश्चन तब डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एफ ब्लॉक है और एफ ब्लॉक में आपको सीरीज की पोजीशन नहीं याद होती। सबको इतना तो पता है कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शंस होता है, ठीक है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स दोनों में कंट्रैक्शंस होता है। एक्टिनाइड कंट्रैक्शन का मतलब होता है अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होते हैं कंट्रैक्शन, यानी कि along the period size decreases। तो बेटा अगर उसके हिसाब से लिखा जाए तो सीरियम सबसे पहले आता है, फिर प्रोमीथियम आता है, फिर ये आता है और लास्ट में प्रोमीथियम आता है। तो उसने मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम पूछा है? उसने पूछा है मिनिमम, तो मिनिमम आपके पास प्रोमीथियम का आ जाएगा। गैडोलीनियम उससे पहले आएगा, फिर ये। Select the correct regarding the NiCl4 negative ion.
इसका एनालिसिस कर दो भाई। NiCl4 नेगेटिव क्या है? NiCl4 नेगेटिव में निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, 3D8 है, और ये Cl नेगेटिव एक वीक लिगेंड है, तो इसका मतलब नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी फिर? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3D हो गया, 4 लिगेंड लगे हैं, ये 4s और 4p। और वैसे भी निकल हमेशा हेलोजेंस के साथ टेट्राहेड्रल बनाता है, तो sp3 हो जाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्स इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, म्यू हो जाएगा √8 भी है। सारी इंफॉर्मेशन हमें बता दी। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बिल्कुल सही है। sp3d गलत है, स्केयर प्लेनर गलत है, डाइपोल मोमेंट √18 गलत है, तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। फास्टेस्ट SN1 इज ऑब्जर्व्ड इन। SN1 जब भी पढ़ोगे तो इसमें कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पे रिएक्शन डिपेंड करता है। फास्टेस्ट कब होगा? when that would be fastest। तो सब में कार्बोकटाइन बना के देख लो, फास्टेस्ट का पता लग जाएगा। यही वाली स्पेस लेनी पड़ेगी, ऑप्शन भी देखनी पड़ेगी। देखो ये वाले में हटाएंगे तो प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, 1 डिग्री बनेगा। ये वाले में हटाएंगे तो प्लस चार्ज आएगा, हाईली अनस्टेबल बनेगा। कभी भी जिंदगी में फिनाइल कार्बोकटाइन तो बना के ही नहीं आना। ये वाले में हटाओगे तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा, ये वाले में हटा के आओगे तो 2 डिग्री बनेगा, तो यही बनेगा 3 डिग्री। यस और नो? आंसर वुड बी 3। 93 में मैं लिख देती हूँ। ये वाली जो स्ट्रक्चर थी ना, कुछ ऐसे बना हो, कैसे बनाया है? एक ऊपर दिखाया है और एक इधर को दिखाया है। जैसे बनाया मैं वैसे ही दिखा देती हूँ, ऐसे। तो इसमें -Cl नेगेटिव करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन है, तो ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल। और जब 3 डिग्री कार्बोकटाइन मोस्ट स्टेबल हो जाएगा तो इसमें फास्टेस्ट SN1। क्वेश्चन नंबर 94, वीकेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज। ये जिस बच्चे को नाम आते थे उसको तो क्वेश्चन करने में मुश्किल ही नहीं थी। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये होता है, दिस इज अ OH और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्रिसोल क्या होता है भाई? Who can tell in the class what is क्रिसोल? क्या लगा होता है क्रिसोल में? अरे CH3 लगा होता है, तो CH3 का प्लस साई इफेक्ट है, इसका भी प्लस साई इफेक्ट है, इसका भी है, तो यही तो होगा -IN-N। ठीक है, यानी कि जो आपका एसिडिक कैरेक्टर होगा ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I and -of M। 95। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? फिनॉल दिया हुआ है, डाइक्रोमेटो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन दिया है, और क्या बनेगा? बेंजोक्विनोन बन जाता है जी। NCERT का रिएक्शन है डायरेक्ट, बस बेंजोक्विनोन लिखना आना चाहिए। ये आपका फिनॉल है, ये एक पहले पेपर में भी आ चुका है। Na2Cr2O7 डायरेक्ट NCERT। H2SO4 और ये बेंजोक्विनोन दे सकता है। ये ऑक्सीडेशन वाला कॉलम है ना जो उसका NCERT का एल्फिनॉल्स की, उसमें दिया हुआ है बेंजोक्विनोन। क्वेश्चन नंबर 96, select the most reactive compound toward the nucleophilic addition reaction is। बिल्कुल सही क्वेश्चन। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वो हमेशा एल्डिहाइड्स में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कीटोन, क्योंकि इसमें स्टेरिक फैक्टर भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी आता है। पहले तो कीटोन कीटोन काट दो, प्रोपेनॉन काट दो, अब बचा इथेनॉल, प्रोपानॉल और मिथेनॉल। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक फैक्टर होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक फैक्टर भी होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस साई इफेक्ट भी होता है। इसमें प्रोपेनॉल का स्टेरिक फैक्टर होगा मिथाइल ग्रुप के, तो यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, इसका मतलब है 4 में सबसे ज्यादा होगा मिथेनॉल में।
Question number 97. The molecule which does not undergo the Friedel-Crafts reaction is. कौन सा मॉलिक्यूल फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता है? एनिलीन नहीं देता है. क्यों नहीं देता है एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन? क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपके पास जो कंडीशंस होती हैं, एसिडिक कंडीशंस होती हैं, तो उसमें एमीन के ऊपर रिएक्शन हो जाता है NH2 के ऊपर. तो इसका आंसर जाएगा एनिलीन. ये भी देता है, ये भी देता है, ये भी देता है, तो ये सारे आंसर नहीं हो सकते. बेंजीन तो देता ही है और ये भी देता है. वल्केनाइजेशन ऑफ रबर रिक्वायर द यूज ऑफ, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बाबा आदम के जमाने का. सल्फर, बहुत पहले आता था ये क्वेश्चन. सल्फर, सल्फर वाली ऑप्शन को टिक करो और परसेंटेज भी याद रखना. 5% सल्फर, उससे स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है. वल्केनाइजेशन ऑफ रबर उसमें होता है. Question number 99. Dettol used as an antiseptic is a mixture of. Dettol, ये NCERT जब पढ़ोगे ना, तो जो आपका चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, उसके स्टार्टिंग में ना हेलोजन का मेडिसिनल यूज लिखा हुआ है. तो वहां पे क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पेनियोल की प्रेजेंस में इसको बनाते हैं. तो ये उससे है. अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा, तो ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन. अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज पे C1 कार्बन एटम पे OH एंड H की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है. तो अगर C1 कार्बन एटम पे OH एंड H की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो तो उसे बोलते हैं व्हाट? एनोमर्स. ठीक है. और अगर एनी अदर कार्बन एटम पे, एनी अदर कार्बन एटम एक्सेप्ट C1 अगर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो तो उसको बोलते हैं एपीमर. ठीक है, तो उसको बोलते हैं एपीमर. तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एनोमर्स और एपीमर्स का क्वेश्चन आता है. तो दिस इज एपीमर. इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम. हाँ जी. तो कितना स्कोर था तुम लोगों का व्हेन यू हैड डन दिस पेपर? अरे क्या स्कोर था? व्हाट यू हैव स्कोर्ड इन द नीट पेपर, दिस शीट? अच्छा, किस बच्चे को याद है व्हेन यू हैड गिवन दिस पेपर? बोलिए. कुछ याद नहीं है? हाँ, अच्छा पेपर था, आसान पेपर था. अब हम जब नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, दैट डिस्कशन वुड बी ऑफ पेपर नंबर व्हाट? दैट डिस्कशन वुड बी ऑफ पेपर नंबर 4. ठीक है, नेक्स्ट उसमें पेपर नंबर 4 की डिस्कशन होगी, कंप्लीट डिस्कशन. तो प्लीज गो थ्रू दैट. और 4 की डिस्कशन के बाद पेपर नंबर 7 तक वी हैव डिस्कस्ड ऑल. ओके. यस मैम. और कैसे चल रही है तुम लोगों की प्रिपरेशन? कैसे चल रही है प्रिपरेशन बेटा? अच्छी चल रही है. चलो, दिस इज गुड. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके.